मेंढक की नई प्रजाति की हुई खोज। अरुणाचल प्रदेश में मिली ये प्रजाति। नुआ दिहिंग म्यूजिक रखा गया नाम। शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों की हुई खोज। ब्रह्मांड के विशेष हिस्से से आए इसके कण। अमित रासु रखा गया नाम। सिलेसौरिडे परिवार की प्रजाति के मिले जीवाश्म। अमानसोरस नेस्बिट्टी है नाम। ट्राइसिक डायनासोर से मेल खाती है प्रजाति। कोर टाइगर हैबिटेट बनेगा नुगु। एनटीसीएनए की सिफारिश। कर्नाटक में स्थित है वन्यजीव अभयारण्य। और आईयूसीएन की रेड लिस्ट पर उठे सवाल। 25 वैज्ञानिकों की टीम ने किया शोध। रेड लिस्ट के संस्करण 2.0 का दिया सुझाव। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक मामले की सुनवाई में फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्यपाल के पास किसी विधेयक पर सहमति रोकने की वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय पंजाब सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विधेयकों को रोके रखने की राज्यपाल की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर दिया है। हालांकि ये फैसला तमिलनाडु के मामले को भी प्रभावित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई राज्यपाल किसी विधेयक पर सहमति रोकता है तो उसे विधेयक को पुनर्विचार के लिए जितनी जल्दी हो सके वापस भेजना चाहिए। साथ ही प्रस्तावित विधेयक के कुछ या सभी प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का एक संदेश संलग्न करना चाहिए। यदि राज्य विधानसभा संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के विधेयक को वापस भेज देती है तो राज्यपाल के पास कोई विकल्प या विवेक नहीं है, उसे इस पर अपनी सहमति देनी होगी। गौरतलब है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 विधेयकों के प्रति राज्यपाल की भूमिका को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर सहमति दे सकता है या उसमें कुछ प्रावधानों या सभी प्रावधानों को लेकर पुनर्विचार के संदेश के साथ विधानमंडल को लौटा सकता है। लेकिन अगर विधानमंडल पुनः उस विधेयक को पारित करता है तो राज्यपाल के लिए उस पर अपनी सहमति देना अनिवार्य है। हालांकि राज्यपाल के पास एक विकल्प और होता है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर सकता है या रोक सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश भी दे सकता है कि वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को लौटा दे। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत समेत कई देशों की वृद्धि दर के अनुमानित आंकड़े साझा किए हैं। ग्लोबल रेटिंग्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मौजूदा वर्ष 2023 में ये दर 6% निर्धारित की गई है। अध्ययन बताता है कि मजबूत घरेलू गति के कारण उच्च खाद्य मुद्रास्फीति तथा कमजोर निर्यात से उत्पन्न बाधाएं भी दूर होती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि विश्व के अन्य संस्थानों जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा भारत की ग्रोथ रेट 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया था। गौरतलब है कि S&P ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक आउटलुक भी जारी किया है। इसमें बताया गया कि मौजूदा साल और अगले साल ठोस घरेलू मांग के साथ कई देश विकास की सीढ़ी चढ़ने को तैयार हैं। इसमें भारत समेत इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस देश शामिल हैं। इस आउटलुक में भारत के पड़ोसी देश चीन का भी जिक्र किया गया। ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार वर्ष 2023 में चीन की GDP वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान है। वहीं RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक मौजूदा और अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.2% की दर से बढ़ोतरी देखी गई। वहीं जून तिमाही में देश की वास्तविक GDP सालाना आधार पर 7.8% की दर से बढ़ी है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लचित दिवस पर अहोम योद्धा लचित बोरफुकन को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लचित बोरफुकन के उल्लेखनीय ऐतिहासिक योगदान का जिक्र किया। साथ ही उन्होंने उनके द्वारा लड़ी गई सराय घाट की लड़ाई को भी याद किया। इसमें उनकी भूमिका को असाधारण नेतृत्व, दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। गौरतलब है कि सराय घाट की लड़ाई 1671 में हुई थी। ये मुगल साम्राज्य और अहोम साम्राज्य के बीच हुआ एक नौसैनिक युद्ध था। इस लड़ाई में अहोम सेनाओं का नेतृत्व बोरफुकन ने किया था, तो वहीं मुगल सेनाओं का नेतृत्व राजा राम सिंह ने किया था। इसे गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र के तट पर लड़ा गया था। इसमें मुगलों को हार का सामना करना पड़ा था। बोरफुकन ने औरंगजेब के अधीन मुगलों की बढ़ रही महत्वाकांक्षा को सफलतापूर्वक रोका था। उन्होंने गुरिल्ला रणनीति, सैन्य आसूचना और मुगल सेना की एकमात्र कमजोरी यानी नौसेना का फायदा उठाकर उसे हराया था। ये एक प्रतिभाशाली सैन्य कमांडर थे। इन्हें राजा चरध्वज सिंघा द्वारा अहोम साम्राज्य के 5 बड़े बोरफुकन में से एक चुना गया था।
इन्होंने प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बता दें कि अहोम लोग बर्मा यानी मौजूदा म्यांमार से 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बस गए थे। उन्होंने भूइयां लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करके नए राज्य की स्थापना की थी। अहोमों ने 13वीं सदी से लेकर 19वीं सदी की शुरुआत तक करीब 600 वर्षों तक एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। वर्तमान में यह हिस्सा असम राज्य के अंतर्गत आता है। गौरतलब है कि एक समृद्ध बहुजातीय साम्राज्य था जो ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास के हिस्सों में विस्तृत और अपनी उपजाऊ भूमि में चावल की खेती पर आश्रित था। अहोम लोगों को 1615 से 1682 तक मुगलों के साथ संघर्षों का सामना करना पड़ा। ये संघर्ष जहांगीर के शासनकाल से शुरू होकर औरंगजेब के शासनकाल तक चलता रहा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा कामलांग क्षेत्र में मेंढक की एक नई प्रजाति म्यूजिक फ्रॉग की खोज की है। इसकी पहचान स्थानीय नदी नोआ दिहिंग के समीप दलदल में की गई। इसके चलते वैज्ञानिकों ने इसका नाम नोआ दिहिंग म्यूजिक मेंढक रखा है। इस प्रजाति को निदिराना नोआ दिहिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये निदिराना जीनस परिवार का मेंढक है। ये रूपात्मक लक्षणों के संयोजन से अपने पूर्वजों से भिन्न होता है। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार है जब भारत में निदिराना जीनस पाया गया है। ये प्रजाति आमतौर पर जापान, ताइवान, चीन, वियतनाम, लाओस और थाईलैंड में पाई जाती है। ये दलदलों, तालाबों और धान के खेतों में रहने के लिए जाने जाते हैं और अक्सर अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। आपको बता दें कि म्यूजिक फ्रॉग को शारीरिक रूप से काफी मजबूत माना जाता है। इसमें नर और मादा की लंबाई अलग अलग होती है। नर की लंबाई लगभग 1.8 इंच से 2.3 इंच तथा मादा की लंबाई लगभग 2.4 इंच से 2.6 इंच के बीच होती है। इन मेंढकों की थूथन गोल होती है तथा पीठ पर हड्डी के उभार के साथ चिकनी त्वचा होती है। ये अपने अंडाकार पैर के अंगूठे और पीठ पर बने ट्यूबरकल की आकारिकी तथा अनोखी आवाज के चलते अन्य प्रजातियों से अलग होते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मेंढक सामान्य तौर पर मीठे जल और थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। इनका संबंध कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से है। भारत में पाई जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राना टिग्रीना है। इनमें शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। साथ ही इनमें शीत निष्क्रियता व ग्रीष्म निष्क्रियता के गुण पाए जाते हैं। इनमें विसरण और त्वचीय श्वसन होता है। इनका हृदय एक त्रिकोष्ठीय संरचना में बना होता है। इनमें अंतःस्रावी और तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर आने वाली अब तक की सबसे शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों के कण ब्रह्मांड के ऐसे हिस्से से आए हैं जहां कुछ भी मौजूद नहीं है। इस कण का नाम एक जापानी सूर्य देवी के नाम पर अमेतरासु रखा गया है। इसकी ऊर्जा 240 ईईवी यानी एक्सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक है। इसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर द्वारा उत्पन्न कणों से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। ये ओ माय गॉड कण के बाद खोजा गया दूसरा सबसे शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों का कण है। गौरतलब है कि ओ माय गॉड की अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण 320 ईईवी पर आई थी। इसे 1991 में खोजा गया था। आपको बता दें कि कॉस्मिक किरण उच्च ऊर्जा वाले कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग में उत्पन्न होते हैं। ये लगभग प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में चलते हैं। अधिकांश कॉस्मिक किरणें अपने परमाणु से अलग किए गए परमाणु नाभिक होते हैं। इनमें प्रोटॉन सबसे अधिक होते हैं, लेकिन सीसे जैसे भारी तत्वों के नाभिक भी पाए जाते हैं। हालांकि कॉस्मिक किरण के भीतर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो जैसे अन्य उप परमाणु कण भी मिलते हैं। गौरतलब है कि जब ये किरणें पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल से टकराती हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के नाभिक को नष्ट कर देती हैं। इससे द्वितीय कण उत्पन्न होते हैं। ये वायुमंडल में कम दूरी तय करते हैं, साथ ही प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस दौरान अरबों द्वितीय कण मुक्त होते हैं और सतह पर आकर बिखर जाते हैं। हाल ही में अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो एआई को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। समझौते के तहत 20 पेज के दस्तावेज पर 18 देशों ने सहमति व्यक्त की और अपने हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि यह समझौता गैर बाध्यकारी है। इस समझौते में सामान्य दुरुपयोग के मामले में एआई सिस्टम की निगरानी करना, छेड़छाड़ से डेटा की रक्षा करना और सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं की जांच करने जैसी सिफारिशों को शामिल किया गया है। इसके तहत एआई टेक्नोलॉजी को हैकर्स द्वारा हाईजैक होने से बचाए रखने से संबंधित रूपरेखा बनाई गई है। इसके अलावा समझौते में उचित सुरक्षा परीक्षण के बाद ही मॉडल जारी करने जैसी सिफारिशें की गई हैं। गौरतलब है कि एआई कंप्यूटर या कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट द्वारा ऐसे कार्य करने की क्षमता से संबंधित है जो आमतौर पर मनुष्य द्वारा किए जाते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई एआई प्रणाली विकसित नहीं हुई है जो एक सामान्य मानव द्वारा किए जा सकने वाले समस्त कार्यों को कर सके।
लेकिन कुछ मशीनें या रोबोट्स एआई की सहायता से मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कुछ विशिष्ट कार्यों को करने में सक्षम हो सकते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मुख्य विशेषता इसकी युक्ति संगत कार्रवाई करने की क्षमता है, जिसे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिजाइन किया जाता है। हाल ही में ब्राजील में ट्राइसिक डायनासोर के समान ही सिलेसॉरिडे परिवार की एक नई प्रजाति के जीवाश्म की खोज की गई है। ये खोज ब्राजील के फेडरल यूनिवर्सिटी के 2 पुरातत्व विज्ञानियों द्वारा की गई है। इस नई प्रजाति का नाम अमोनसोरस निस्बिटी है। ये प्रजाति लंबाई में लगभग डायनासोर के समान ही है, जबकि आमतौर पर सिलेसौर लंबाई में डायनासोर से छोटे होते थे। ये प्रजाति लगभग 233 मिलियन वर्ष पहले लेट ट्राइसिक युग के कार्नियन काल के दौरान ब्राजील के इस क्षेत्र में निवास करती थी। ये प्राचीन जीव ट्राइसिक डायनासोर सरीसृपों के विलुप्त परिवार सिलेसॉरिडे का सदस्य है। सिलेसॉरिडे की गर्दन और पैर काफी लंबे हुआ करते थे और संभवतः ये 4 पैरों वाले जंतु थे। इन्हें आमतौर पर गैर डायनासोर डायनासोरी फॉर्म का समूह या डायनासोर की बहन समूह माना जाता है। ये विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक क्षेत्रों में निवास करने के लिए अनुकूलित थे। विकास के शुरुआती चरण में ज्यादातर सिलेसॉरिड्स मांसाहारी थे। बाद में धीरे धीरे ज्यादातर प्रजातियां शाकाहारी होती चली गईं। गौरतलब है कि पतले अंग और निचले जबड़े के अग्र सिरे पर चोंच जैसा उभार अधिकांश सिलेसॉरिडे की विशेषता होती हैं। गौरतलब है कि सरीसृप की सिलेसॉरिडे प्रजाति की भौगोलिक विशेषताएं डायनासोर से बहुत मिलती जुलती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका अध्ययन करने से डायनासोर्स के बारे में काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। हाल ही में एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने नुगु वन्यजीव अभयारण्य को बांदीपुर का मुख्य महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान घोषित करने की सिफारिश की है। एनटीसीए के मुताबिक इसकी सीमा बांदीपुर टाइगर रिजर्व से लगी हुई है। इसके चलते ये पारिस्थितिकी महत्व के लिहाज से बाघ और हाथियों के लिए सुरक्षित और आदर्श निवास स्थान है। ऐसे में कर्नाटक सरकार इसे कोर टाइगर हैबिटेट के रूप में प्रस्तावित और अधिसूचित करने पर विचार कर सकती है। आपको बता दें कि नुगु वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। ये 30.32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला छोटा अभयारण्य है। इसे 17 जून 1974 को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। बाद में इसे 2003-4 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया था। इस अभयारण्य के उत्तरी भाग पर नुगु जलाशय पाया जाता है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है। इसे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। गौरतलब है कि नुगु वन्यजीव अभयारण्य में शुष्क और पर्णपाती प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें औषधीय और व्यावसायिक रूप से कई महत्वपूर्ण वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें एनोगेइसस लेटिफोलिया, टेक्टोनिया ग्रैंडिस, टर्मिनलिया, टोमेंटोसा आदि पेड़ों की प्रजातियां शामिल हैं। वहीं वन्य जीवों में हाथी, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, चित्तीदार हिरण, सांभर हिरन, बार्किंग हिरन, ऊदबिलाव, छोटा भारतीय सिवेट आदि शामिल हैं। जानकारी के लिए बता दें कि एनटीसीए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना साल 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई थी। ये भारत में बाघ संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाता है। साथ ही नवीनतम तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके बाघों और उनके आवासों की निगरानी तथा सामुदायिक विकास सुनिश्चित करता है। बीते दिनों जिनेवा में साइट्स की 77वीं स्थायी बैठक आयोजित की गई। ये बैठक वन्यजीव व्यापार नियमों के अनुपालन पर केंद्रित थी। इसमें कीमती लकड़ी और शाक के व्यापार तथा हाथियों, बड़ी बिल्लियों, तोतों, मछलियों, समुद्री कछुओं और टोटोबा के संरक्षण की समीक्षा की गई। ये बैठक कोप-19 सम्मेलन के लगभग 1 साल बाद बुलाई गई थी। इसमें लगभग 600 प्रतिभागी शामिल हुए। इस बैठक में 84 पार्टियों, 15 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और 88 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। आपको बता दें कि साइट्स का पूरा नाम वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। ये सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। इसे 1 जुलाई 1973 को अपनाया गया था, जबकि ये 1975 में लागू हुआ था। इसमें 184 पार्टियां हैं। गौरतलब है कि किसी देश की सरकार या किसी क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन जिसके लिए कन्वेंशन लागू हो गया हो, उसे साइट्स की पार्टी कहा जाता है। साइट्स लगभग 38,000 से अधिक प्रजातियों के व्यापार को विनियमित करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी द्वारा प्रशासित किया जाता है। साइट्स द्वारा कवर की गई प्रजातियों को उनकी सुरक्षा की आवश्यकता के लिहाज से 3 परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है। इसकी परिशिष्ट 1 में वे प्रजातियां शामिल हैं जो संकटापन्न स्थिति में पहुंच गई हैं, जबकि परिशिष्ट 2 में वो प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है। लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रित नहीं किया गया तो ये लुप्त की श्रेणी में आ सकती हैं।
वहीं परिशिष्ट 3 में शामिल प्रजातियों के व्यापार से संबंधित मामले में संबंधित राज्य के प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यात परमिट की आवश्यकता होती है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत साल 1976 में साइट्स का पक्षकार देश बना था। हालांकि भारत में ऐसा कोई कानून पारित नहीं किया गया है जो विशेष रूप से साइट्स के दिशा निर्देशों के अनुरूप हो। हाल ही में IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची को गलत करार दिया गया है। 25 वैज्ञानिकों की एक टीम ने इससे संबंधित शोध साझा किया है। शोध में ये बात सामने आई कि IUCN द्वारा केवल 1,50,000 प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया है। ये दुनिया में वर्णित 20 लाख प्रजातियों में से 10% से भी कम का योगदान देता है। वहीं हालिया शोध के मुताबिक वैश्विक जैव विविधता में पशु प्रजातियों की संख्या 50 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। साथ ही रेड लिस्ट में लगभग 42,100 प्रजातियां खतरे में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ IPBES यानी इंटरगवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज का कहना है कि करीब 10 लाख से अधिक प्रजातियां विलुप्त होने के खतरों का सामना कर रही हैं। इसके अलावा हर 10 साल में IUCN द्वारा पुनर्मूल्यांकन का कार्य भी नहीं किया गया है। लगभग 28% आकलन पहले ही पुराने घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में रेड लिस्ट के संस्करण 2.0 की आवश्यकता का सुझाव दिया गया है। आपको बता दें कि IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये प्रकृति के संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है। इसकी स्थापना साल 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। वहीं IUCN की रेड लिस्ट की बात करें तो यह विश्व की जैव विविधता के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। इस सूची में प्रजातियों की जनसंख्या आकार, आवास और पारिस्थितिकी उपयोग, खतरों और संरक्षण कार्यों के बारे में जानकारी दी जाती है। रेड लिस्ट में जीवों को उनकी जनसंख्या और स्थान के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें लुप्तप्राय यानी एंडेंजर्ड, संकटापन्न और कमजोर आदि श्रेणियां शामिल हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति बनी हुई है और समय के साथ ये समस्या और बढ़ती जा रही है। बीते दिनों दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में खराब AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स स्तर की समस्या बनी हुई थी। हाल ही में इससे जुड़ा एक शोध साझा किया गया है। इसमें बताया गया है कि हवा के खतरनाक स्तर का असर शारीरिक स्वास्थ्य से आगे बढ़कर मस्तिष्क तक पहुंच चुका है। दरअसल ये शोध येल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। इसमें मस्तिष्क स्वास्थ्य पर खराब वायु गुणवत्ता के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है। शोध में ये बात सामने आई कि लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने से वृद्ध पुरुषों के संज्ञानात्मक कार्यों पर काफी असर पड़ता है। शोध के अनुसार जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये कण सूक्ष्म लेकिन गहरा असर डाल सकते हैं। इससे संभावित रूप से अल्जाइमर जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। साथ ही बारीक कणों को सांस के जरिए अंदर लेने से मस्तिष्क सहित शरीर में सूजन आ सकती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। प्रदूषक तत्व रक्त प्रवाह में प्रवेश कर मस्तिष्क तक पहुंच सकते हैं। इससे तंत्रिका संबंधी कार्य प्रभावित हो सकते हैं। बताते चले कि वायु गुणवत्ता सूचकांक एक मापदंड होता है जिसके द्वारा वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ये बताता है कि किसी निश्चित समय और स्थान पर वायु प्रदूषण का स्तर क्या है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रदूषकों जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और PM10, ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा को मापा जाता है। इस सूचकांक के आधार पर वायु की गुणवत्ता को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें अच्छी, संतोषजनक, मध्यम, खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणियां शामिल हैं। आने वाले दिनों में नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री ने हाल ही में एक शुभंकर जारी किया है। इस खेल की शुभंकर के रूप में उज्ज्वला एक गौरैया का चयन किया गया है। ये छोटी गौरैया दिल्ली के गौरव का प्रतीक है और इसकी विशिष्टता दृढ़ संकल्प एवं सहानुभूति को दर्शाती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के शुभंकर के रूप में उज्ज्वला इस बात का भी प्रतीक है कि शक्ति कई रूपों में आती है और मानवीय भावना अटूट है। गौरतलब है कि वर्ष 2018 से खेलो इंडिया गेम्स आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पैरा गेम्स का आयोजन नहीं किया गया था। ये पहली बार है जब देश में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड सहित 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 1400 से ज्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे। इसमें पैरा एथलेटिक्स, पैरा निशानेबाजी, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा भारोत्तोलन सहित 7 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी।
जिसमें पदक प्राप्त करने के लिए पैरा एथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। ये प्रतियोगिताएं 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। तो खबरों के बाद अब बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, म्यूजिक फ्रॉग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा कामलांग क्षेत्र में की गई है। दूसरा कथन, ये निदिराना जीनस परिवार का एक मेंढक है। और तीसरा कथन, इसमें नर और मादा की लंबाई समान होती है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, अमित रासु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये ब्रह्मांड से आई कॉस्मिक किरणों के कण है। और कथन 2, ये अब तक का खोजा गया पहला सबसे शक्तिशाली कॉस्मिक किरणों के कण है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। अगला सवाल, CITES साइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसे 1 जुलाई 1975 में अपनाया गया था। कथन 2, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। और कथन 3, इसे विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रशासित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। अगला सवाल, नुगु वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। दूसरा कथन, ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व के समीप स्थित है, लेकिन इससे इसकी सीमा साझा नहीं होती है। और तीसरा कथन, इसे वर्ष 2003-4 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में जोड़ा गया था। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, लचित बोरफुकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वह अहोम साम्राज्य के एक प्रतिभाशाली सैन्य कमांडर थे। कथन 2, इन्होंने 1671 में हुई सरायघाट की लड़ाई में अहोम सेनाओं का नेतृत्व किया था। और कथन 3, सरायघाट की लड़ाई में लचित बोरफुकन को हार का सामना करना पड़ा था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3 या फिर डी कोई भी नहीं। तो सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाल ही में आयरिश लेखक पॉल लिंच को 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने ये पुरस्कार भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को पीछे छोड़ते हुए जीता है। गौरतलब है कि पॉल लिंच ने अपने उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। 46 वर्षीय लिंच के इस उपन्यास में अधिनायकवाद की चपेट में आए आयरलैंड के बारे में बताया गया है। आपको बता दें कि बुकर पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसकी स्थापना साल 1969 में यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। पहली बार ये पुरस्कार PH न्यूबी को उनके उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। ये पुरस्कार हर साल ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित किसी उपन्यास को दिया जाता है जो मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हो। हाल ही में ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं परिषद की बैठक आयोजित की गई। इसमें घोषणा की गई कि साल 2024 के लिए भारत इस संगठन का अध्यक्ष होगा। भारत की माने तो वो अपनी अध्यक्षता के दौरान सभी सदस्य देशों के समर्थन और सहयोग से काम करेगा। साथ ही गन्ने की खेती, चीनी तथा एथनॉल उत्पादन में अधिक टिकाऊ सुविधाओं को अपनाने और उप उत्पादों के बेहतर उपयोग के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। गौरतलब है कि भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये वैश्विक चीनी खपत में लगभग 15% हिस्सेदारी रखता है। इसके अलावा चीनी के लगभग 20% उत्पादन के साथ वैश्विक बाजार में अहम भूमिका रखता है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है और इसके करीब 90 सदस्य देश हैं। हाल ही में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट की शुरुआत हुई। ये दुबई में 28 नवंबर से शुरू हुआ था और ये 12 दिसंबर तक चलेगा। इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में किया जा रहा है। गौरतलब है कि ये सम्मेलन जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC यानी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के 28वें सम्मेलन का उच्च स्तरीय खंड है। आपको बता दें कि वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका उद्देश्य वैश्विक जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर चर्चा करना और इसके समाधान के लिए कार्रवाई करना है। इस समिट में दुनिया भर के नेता, पर्यावरण विशेषज्ञ, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और व्यापार जगत से जुड़े प्रतिनिधि भाग लेते हैं। हाल ही में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण ने अंटार्कटिका के बारे में एक नया खुलासा किया है। सर्वेक्षण में पाया गया है कि 3 दशक से अधिक समय के बाद दुनिया के सबसे बड़े हिमखंडों में से एक अंटार्कटिका जल से परे बहते हुए देखा गया। इस हिमखंड को A23A के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि ये साल 1986 में अंटार्कटिका के फिल्चनर आइस शेल्फ से अलग हो गया था।
बाद में ये कई वर्षों तक वेडल सागर में बना रहा। इस हिमखंड को न्यूयॉर्क शहर के करीब 3 गुना और ग्रेटर लंदन के 2 गुने से भी अधिक आकार का बताया जा रहा है। ये करीब 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। हाल ही में सरकार ने जानकारी दी है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 995 ग्राम पंचायतों में 5470 स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इनमें 7,82,000 से अधिक लोगों की उपस्थिति दर्ज की गई है। आपको बता दें कि देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत बीते 15 नवंबर को खूंटी, झारखंड से हुई थी। इसके तहत ऑन स्पॉट सेवाओं के एक भाग के रूप में ग्राम पंचायतों में IEC वैन के रुकने के स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। इसमें आयुष्मान कार्ड, क्षय रोग, सिकल सेल रोग और गैर संचारी रोगों से संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। हाल ही में बाली जात्रा मेले की शुरुआत हुई है। ये मेला ओडिशा के कटक में महानदी के तट पर आयोजित किया जा रहा है और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। गौरतलब है कि इसे एशिया के सबसे बड़े खुले व्यापार मेलों में से एक माना जाता है। इस मेले को हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन कटक में आयोजित किया जाता है। इसे बाली की यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 या उससे ज्यादा दिनों तक चलता है। इसे ओडिशा की प्राचीन समुद्री विरासत को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये उस दिन मनाया जाता है जब व्यापार के लिए नाविक इंडोनेशिया के बाली, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और श्रीलंका जैसे देशों के लिए रवाना होते थे। बाली जात्रा नाम बाली द्वीप से लिया गया है, जो ओडिशा के व्यापारियों के लिए एक हॉटस्पॉट हुआ करता था। हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में 2 वन्यजीव अभयारण्यों को विलय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें नौरदेही वन्यजीव अभयारण्य को दमोह जिले में रानी दुर्गावती वन्यजीव अभयारण्य के साथ विलय किया जाएगा। ये दमोह के जबेरा क्षेत्र के आसपास केंद्रित होगा। वन विभाग ने बताया है कि विभाग अगले 2 से 3 महीनों के भीतर नए बाघ अभयारण्य को चालू करने की योजना पर काम कर रहा है। इसके निर्माण से क्षेत्र की बाघ आबादी के लिए एक सुरक्षित आश्रय मिलेगा। साथ ही क्षेत्र में पर्यटन और विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि इस विलय के बाद बना अभयारण्य देश का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व होगा, जिसका क्षेत्रफल करीब 2300 वर्ग किलोमीटर होगा। हाल ही में सौरोइया पुंडवाना पौधे की प्रजाति को पहली बार मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में दर्ज किया गया है। यह IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड सूची में सूचीबद्ध है। आपको बता दें कि ये प्रजाति एक्टिनिडियासी परिवार से संबंध रखती है। इसके फूल परिपक्व होने पर सफेद से गुलाबी रंग में बदल जाते हैं तथा पंखुड़ियां अंडाकार, मोटी, सिरे पर मुड़ी हुई होती हैं। इसके फल गोलाकार, चमकदार सफेद होते हैं। इसे औषधीय रूप में पशु चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। ये उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में करीब 600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। इसकी प्रजाति बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत और म्यांमार में पाई जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में पाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी है। यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली अवधि के लिए केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे का एक फॉर्मूला तैयार करेगा। सरकार ने पैनल को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 31 अक्टूबर 2025 की समय सीमा तय की है। आपको बता दें कि भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना साल 1951 में की गई थी। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्थापित किया जाता है। ये एक संवैधानिक निकाय है। हाल ही में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण जारी किया गया है। इसके मुताबिक देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में गिरावट देखी गई है। इसमें बेरोजगारी दर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.2% से घटकर जुलाई-सितंबर 2023 में 6.6% हो गई है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए घटकर 6.6% हो गई है, जबकि पुरुष वर्ग के लिए 6% है। वहीं महिला वर्ग के लिए पिछले साल जुलाई-सितंबर में 9.4% से घटकर इस साल इसी तिमाही में 8.6% हो गई है। आपको बता दें कि आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति को मापने के लिए किया जाता है। ये सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इसकी शुरुआत अप्रैल 2017 में हुई थी। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।